कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था कि किस तरह सारे 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होकर आया मगध, और मगध में बहुत सारे वंशों ने राज किया, और उन सारे वंशों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थे वो थे मौर्यंस। आइए पढ़ते हैं मौर्यंस के बारे में। किसी भी डायनेस्टी को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो जानना इम्पॉर्टेंट है उसके क्या सोर्सेस। और मौर्यन एम्पायर के बारे में हमको जानकारी मिलती है दो सोर्सेस से, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम बात करें तो कुछ फॉलोइंग किताबें हैं जिसमें इस पीरियड के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो बुक्स और उसके ऑथर के नाम आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इन बुक्स के अंदर क्या है। सबसे पहले है अर्थशास्त्र, जो कि लिखी गई है कौटिल्य के थ्रू। अब कौटिल्य के दूसरे नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और इंडियन मैकियावेली भी हैं, तो अगर मैं आगे इन नामों को इंटरचेंजेबली यूज़ करूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थशास्त्र जो है वो बेसिकली एक संस्कृत में लिखी गई किताब है, जिसमें किंग और उसकी काउंसिल के बारे में, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी है। उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि उस टाइम प्रिवेल कर रही थी उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी इस किताब में दी हुई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक है इंडिका, जिसके राइटर कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर थे, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। स्पेसिफिकली जो कैपिटल सिटी थी मौर्यंस की, पाटलिपुत्र, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुद्र राक्षस, जो कि लिखी गई है विशाखदत्त के थ्रू। अब मुद्र राक्षस जो है वो एक संस्कृत ड्रामा है जो कि गुप्त पीरियड के टाइम पर लिखा गया है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की मदद से नंद को थ्रोन से हटाया था और मौर्यन वंश की स्थापना की थी। फिर चौथा इम्पॉर्टेंट सोर्स है श्रीलंकन टेक्स्ट, दीपवंश और महावंश। ये दोनों नाम आपने मेरे बुद्धिज्म के लेक्चर में भी सुने होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप उसे जाके देखिए। दीपवंश और महावंश में अशोक के रोल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे अशोक ने श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है पुराण, जिसमें मौर्यन किंग की लिस्ट दी है और ये बताया है कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कौन से राजा के बाद कौन से राजा ने राज किया। फिर आते हैं बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, जिसमें मौर्यन पीरियड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कथा सरित सागर, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, सोमदेव के थ्रू। कथा सरित सागर किसने लिखी है, सोमदेव ने। इन सारे सोर्सेस में अर्थशास्त्र और इंडिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे पास जानकारी एकत्रित करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिसमें आते हैं रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स को हिंदी में कहते हैं शिलालेख और पिलर एडिक्ट्स को कहते हैं स्तंभलेख। ये बेसिकली इसमें पत्थरों पे और पिलर्स पे खुदवा दिए जाते थे स्टोरी राजा के बारे में और उनके प्रशासन आदि के बारे में। इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मौर्यन एम्पायर के वीडियो 4 पार्ट्स में आएंगे। चिंता मत कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे और उनमें आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक भी वीडियो मिस मत करिए। सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका था मगध से और उन्होंने मौर्यन वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 322 से 298 BC तक। अब अलग अलग सोर्सेस ने अलग अलग जानकारी दी है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, जैसे कि मुद्र राक्षस और पुराण के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक शूद्र थे। कॉन्ट्ररी टू दैट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश ने ये मेंशन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे जिसका नाम था मौर्य, और ये क्षत्रिय क्लैन जो थी वो कहाँ की थी? पीपली वन यूपी की। कहानी ये है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी किसमें? एक बैटल लड़ते वक्त, एक युद्ध लड़ते वक्त। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की माँ जो है वो उन्हें पाटलिपुत्र ले आई थी, जहाँ पर उन्हें देखा किसने? चाणक्य ने। और चाणक्य उनको अपना शिष्य बनाकर तक्षशिला ले गए। चाणक्य उस वक्त कौन थे? तक्षशिला के ही एक टीचर थे, ठीक है। और मौर्य वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इसी से बाद में चल के मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। प्लूटार्क और जस्टिन ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जगह जगह पर एक सैंड्रोकॉटस नाम के व्यक्ति की जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है कि सैंड्रोकॉटस एक व्यक्ति था जिसके पास इतनी आर्मी थी, ऐसा था वैसा था। पर एक लंबे समय तक हम ये नहीं जान पाए थे कि ये सैंड्रोकॉटस कौन है। पर विलियम जोन्स ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि सैंड्रोकॉटस और कोई नहीं बल्कि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। तो इन दोनों के स्टेटमेंट्स जो हैं आपको आने वाली क्लासेस में बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या है चाणक्य की स्टोरी और किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हटाया, आखिर क्या रीजंस थे इसके पीछे। तो हुआ ये था कि चाणक्य जो थे वो पाटलिपुत्र गए थे धनानंद की हेल्प मांगने के लिए। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरह मैसेडोनियन इन्वेजन हो गया था और अलेक्जेंडर रूल करने लगे थे। तो चाणक्य ने ग्रीक्स को डिपोज करने के लिए, उनको इंडिया से भगाने के लिए धनानंद की मदद मांगी थी। पर धनानंद ने चाणक्य की हेल्प नहीं करी थी, इंस्टेड उनको ह्यूमिलिएट कर दिया था, उनकी बेइज्जती कर दी थी। तो चाणक्य ने ये कसम खाई थी कि वो धनानंद को थ्रोन से हटा देंगे और उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर किया ट्विन टास्क के लिए। सबसे पहले तो ग्रीक का जो था, मैसेडोनिया का जो था इन्वेजन को जो था उसे हटाना था, जो उनका जो इतने सारे एम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था उसको हटाना था, और धनानंद को भी अपने थ्रोन से हटाना था। ये थी चाणक्य की स्टोरी कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने प्रिपेयर किया अपने ट्विन टास्क के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी जब वो महज 33 इयर्स के थे। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का और कौटिल्य का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। उन्होंने अब बहुत बड़ी आर्मी जो थी वो रेस करी थी और कैंपेन्स लॉन्च किए थे जगह जगह। और जो ग्रीक क्षत्रप्स थे, क्षत्रप्स मतलब प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनको हटा दिया था। अब आपने अगर मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब अलेक्जेंडर इंडिया छोड़ के वापस गए थे तो पूरी जीते हुए एम्पायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 3 ग्रीक गवर्नर्स को रूल करने के लिए छोड़ दिया था। उन्हीं ग्रीक गवर्नर्स को रिमूव किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इन 3 गवर्नर्स में से एक गवर्नर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो सारे फैक्ट्स एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिए। 305 BC में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त ने एक ग्रीक क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था युद्ध करके। जिस युद्ध हुआ था कि नहीं ये तो पक्का नहीं है, अलग अलग सोर्सेस का अलग अलग कहना है, पर पता ये है कि इन दोनों के बीच में हुई थी एक ट्रीटी मतलब संधि, जिसके तहत
सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को हीरत, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान के कुछ पार्ट दे दिए थे और चंद्रगुप्त ने बदले में उनको दिए थे 500 वॉर एलिफेंट्स। ठीक है। साथ ही साथ सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक अम्बेसडर। ऊपर मैंने क्या बताया था? मेगास्थनीज ने क्या लिखी है? इंडिका। तो मेगास्थनीज को भेज दिया गया था चंद्रगुप्त के दरबार में। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी किसके साथ करा दी थी? चंद्रगुप्त के साथ। तो इस तरह की दिखती थी कुछ हेलेना और इस तरह के दिखते थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। अब प्लूटार्क का एक स्टेटमेंट था कि Sandrocotus, who had by that time mounted the throne, overran and subdued the whole of India with army of 6 lakh. अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने कौटिल्य की मदद से नियरली ऑलमोस्ट पूरे भारत को अपने अंदर ले लिया था। कितनी सेना से? 6 लाख की सेना से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया था फ्रॉम अफगानिस्तान टू आसाम एंड कश्मीर टू कर्नाटक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि कितना बड़ा एरिया जो है वो चंद्रगुप्त ने अपने कब्जे में ले लिया था। और एक एकीकृत भारत की जो स्थापना की थी वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। उनके आने वाले जो सक्सेसर्स हैं वो बिल्कुल इस टेरिटरी को और एक्सपैंड नहीं करेंगे। एक्सेप्शन है अशोक जो कि कलिंग का युद्ध करेंगे और उसे अपने अंदर ले लेंगे, पर और किसी राजा ने इससे बड़ी टेरिटरी अपनी नहीं करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था 24 साल तक, बट बाद में वो जाके जैन धर्म को अपना लेते हैं और चंद्रगिरी हिल्स श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ। और काया क्लेश या जिसको संलेखन विधि भी कहा जाता है उससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काया क्लेश एक ऐसी विधि है जिसमें हम तब तक फास्ट रखते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। अब भद्रबाहु का नाम आपने पहले भी कहीं सुना होगा। कहाँ सुना है? जैनिज़्म वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है भद्रबाहु के बारे में वहाँ पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। भद्रबाहु जो थे वो जैनिज़्म के दिगंबर सेक्ट के कौन थे? फाउंडर थे। और वो उनके साथ कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर? चंद्रगिरी हिल्स श्रवणबेलगोला में। याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में। ये रहा मैप मौर्यन एम्पायर का। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर था ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बिंदुसार की ओर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही अपने सक्सेसर थे, जिनका टाइम पीरियड है 298 से 273 बीसी। दूसरा नाम बिंदुसार का है अमित्रघात, मतलब शत्रुओं का विनाशक। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्रघात। अब जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे कौन? मेगास्थनीज। ठीक उसी प्रकार बिंदुसार के कोर्ट में कौन आए थे? डायनोशियस, जो कि इजिप्ट के राजा टॉलमी ने भेजे थे। तो नाम याद रखिएगा, डायनोशियस, जो कि भेजे गए थे टॉलमी के थ्रू। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मुझे पता नहीं क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम में आता है और आया भी है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। बिंदुसार ने एक बार सीरियन किंग एंटियोकस I से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनको 3 चीज़ें भेज दें: स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स मतलब अंजीर, और एक फ़िलोसोफर। जिसके रिस्पॉन्स में एंटियोकस ने वाइन और फिग्स सेंड कर दी थी। फिलोसोफर इसलिए सेंड नहीं किया था क्योंकि वो उनके परंपरा के विरुद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, एंटियोकस I और वाइन और फिग। अब बिंदुसार के काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, जिसको निपटाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बेटे सुशीम को भेजा था, पर सुशीम जो थे वो रिवोल्ट को नियंत्रित नहीं कर पाए और बाद में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था,
अशोक ने बहुत ही सक्सेसफुली ये रिवोल्ट को टैकल कर लिया था और उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर बना दिया था। उज्जैन और तक्षशिला का। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को पैट्रोनाइज किए थे। वो बाद में आजीवक संप्रदाय के बन गए थे, जिसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? मकाली घोषला। अब मकाली घोषला की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो ये वो इंसान हैं जिन्होंने महावीर, जो कि जैनिज़्म के फाउंडर हैं, तो महावीर के साथ वो निकले थे ज्ञान प्राप्ति की दिशा में, पर बीच में दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए और महाकाली घोषला जो थे वो अलग जाके उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी 269 BC में। उसके बाद उनको सक्सीड किसने किया? अशोक ने। अशोक का टाइम पीरियड है 273 से 232 BC में। अब हमने देखा था कि बिंदुसार की मृत्यु 269 BC में हो गई थी, परंतु 4 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा था। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब बिंदुसार के और भी ढेर सारे पुत्र थे। अब वो अशोक को इतनी आसानी से गद्दी पर तो बैठने नहीं देते, तो ये लड़ाई चलती रही थी और अपने भाइयों को पराजित करके फिर अशोक फाइनली गद्दी पर बैठे थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से सुभद्रांगी जो थी वो अशोक की माता थी। क्या नाम था अशोक की माता का? सुभद्रांगी। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अशोक अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठे थे, बट बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये फिगर बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है अशोक को ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि बाद में अशोक किसके फॉलोअर बन जाते हैं? बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स बन जाते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करती कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो उनके इंस्क्रिप्शन थे, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, उसमें उन्होंने अपने भाइयों और बहनों की बहुत ही तारीफ़ करी है। ठीक है। अशोक जो थे राजा बनने से पूर्व, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे, वाइसरॉय थे, और वो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को स्टोन्स पर एनग्रेव किया है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है अशोक के रॉक और पिलर एडिक्ट्स, जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं बात करूँगी। तो अशोक के अलग अलग रॉक एडिक्ट्स में अलग अलग नाम बताए गए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, जिसमें अशोक का नाम अशोक ही बताया गया है। कौन सा रॉक एडिक्ट? मस्की। ठीक है। दूसरे नाम जो अशोक के हैं वो हैं देवनाम प्रिय, मतलब देवों का प्रिय, और प्रियदर्शी। तो अगर एग्जाम में आता है कि प्रियदर्शी कौन से राजा को कहा जाता था, तो वो कौन है? अशोक। ठीक है। अब आता है बैटल ऑफ कलिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल है जिसने अशोक की लाइफ की पूरी ही दिशा बदल दी। अब बिंदुसार जो हैं उन्होंने भी कलिंग को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी, पर वो अनसक्सेसफुल रहे थे। पर अशोक ने 261 BC में कलिंग का बैटल लड़ा, जिस टाइम पर कलिंग के राजा कौन थे? राजा अनंत पद्मनाभ। इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर बुक्स में आपको ये नाम नहीं मिलेगा। क्या नाम था? अनंत पद्मनाभ। ठीक है। अब जब बैटल ऑफ कलिंग हुआ तो उसमें बहुत सारी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। अशोकन एडिक्ट्स के हिसाब से करीबन 1.5 लाख पीपल की मृत्यु हो गई थी। तो इतना सारा जो था कत्लेआम देखकर अशोक जो थे बिल्कुल अंदर से, मतलब उनको ऐसा हो गया था कि भाई ये मैंने क्या कर डाला। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था इस कलिंग के बैटल के बाद उनको कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई उनकी वजह से। और इस कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन किस में किया गया है? 13वें शिलालेख में। और इतना सारा जो है संहार देखकर अशोक जो थे चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए थे। चंड अशोक मतलब बहुत ही गुस्सैल, और धर्म अशोक मतलब जो बाद में धर्म की बातें करने लगे थे, और उन्होंने इसके बाद बुद्धिस्ट रिलीजन अपना लिया था। ओके। तो 263 BC में अशोक जो थे उन्होंने मोगली पुत्र तिस्य के जो थे गाइडेंस में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था।
और इन्हीं के काल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हेल्ड हुई थी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि भाई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे। बहुत बड़ी हिंट मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।